हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन में। आई एम अंशुल शर्मा, योर फैकल्टी एंड मेंटोर एट सेंटर फॉर एम्बिशन। और आज हम एक बहुत यूनिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जो कि हमारे आने वाले प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स को। तो हम डेल टाइप करेंगे कि क्या होती हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स, क्या उनकी इंपॉर्टेंस होती है और ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, कोस्ट टू हिमालय, इसी वर्ष जो हमारा यूनियन बजट आया है, द यूनियन बजट ऑफ 2026-27 2026-2027 का जो यूनियन बजट है, उस बजट में हमने हाई वैल्यू क्रॉप्स का डिस्कशन किया है। उन क्रॉप्स का डिस्कशन किया है जो कि हमें हाई वैल्यू आउटपुट देती हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, फार्मर्स इनकम एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इन टर्म्स में जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं उन्हें हम किस तरह से कोस्टल रीजन में से लेकर हिमालयन रीजन्स तक किस तरह से उन्हें स्ट्रेटेजिकली एनहेंस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस यूनियन बजट के डॉक्यूमेंट में डिस्कस करी गई हैं। हमने डेटा पूरा ऑथेंटिक सोर्सेज मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट से उठाया है। तो यहाँ पर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहानी शुरुआत कैसे होती है यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चंस में। ओके, इफ वी टॉक अबाउट प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में देखा जाए तो अपने आप में एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। Agriculture is one of the key areas और टॉपिक, ठीक है, की एरिया या टॉपिक है। यहां से हर साल आपको एग्रीकल्चर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें अगर बात करी जाए क्रॉप्स की, तो क्रॉप से रिलेटेड एक PYQ थीम है। देयर इज अ PYQ थीम, ओके, जो कि क्रॉप्स की बात करता है। और इसमें ही PYQ थीम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है एक इंपॉर्टेंट PYQ थीम है जिसमें यूपीएससी अक्सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था मल्चिंग से रिलेटेड। ओके, अनदर ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग पर्माकल्चर। तो जो हमारा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का जो टॉपिक है, दैट वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमें पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात अगर हम करें तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एंड द एग्जाम्पल इज लाइक दिस। सपोज मैं एक फार्मर हूँ और मेरे पास ये पैच ऑफ लैंड है। दिस पैच ऑफ लैंड आई हैव, ओके, ये मेरे पास ज़मीन का एक भाग है, भूखंड मेरे पास है और इस पे मुझे एग्रीकल्चर करना है। आई हैव टू डू एग्रीकल्चर ओवर इट। आई हैव टू डू एग्रीकल्चर ओवर इट। अब नाउ मैं इस भूखंड पर क्या उगाऊंगा, वॉट विल आई कल्टिवेट ओवर दिस लैंड विल डिपेंड ऑन द एरिया। ठीक है, जिस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में मैं रहता हूं, जहां पर ये जमीन है मेरी, उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बेसिस पर मैं क्रॉप को डिसाइड करूंगा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बेसिस पर मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा कि विच क्रॉप आई एम गोइंग टू कल्टिवेट ओवर हियर, कि यहाँ पर किस तरह की कौन सी फसल उगाई जाएगी। या तो मैं यहाँ पोटैटो कल्टीवेट कर सकता हूँ, आलू के कल्टीवेशन कर सकता हूँ, शुगर केन का कल्टीवेशन कर सकता हूँ, ठीक है, या गेहूं कल्टीवेट किया जा सकता है, या मस्टर्ड कल्टीवेट किया जा सकता है। अगर मैं अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करूं, जो फसलें मुझे अपने आसपास दिखाई देती हैं, तो मुझे अपने आसपास कौन सी फसल दिखाई देती है? आई एम एबल टू सी
potato, I am able to see mustard. Next, I can see easily wheat, potato, mustard, wheat. I am able to see sugarcane. These are ओवरऑल में बात करूं मोटा मोटा तौर पर ये 4 तरह के जो क्रॉप्स हैं ये मुझे अपने एग्रोक्लाइमेटिक जोन में, अपने एग्रोक्लाइमेटिक एरिया में देखने को मिल जाते हैं। अब एक चीज हो सकती है कि मैं सिर्फ पोटैटो की ही खेती कर रहा हूं, आई एम ओनली कल्टिवेटिंग पोटैटो, आलू ही उगाया जा रहा है साल दर साल। नाउ क्या इससे मेरे जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी पे कोई असर पड़ेगा? द आंसर इज डेफिनेटली यस, एक ना एक असर इस पे पड़ेगा। द फर्टिलिटी विल बी अफेक्टेड इन एडवर्स मैनर, फर्टिलिटी एडवर्स इंपैक्ट होगा इस पे, एडवर्स इंपैक्ट, एडवर्स इंपैक्ट होगा अगर मैं एक सिंगल क्रॉप उगाऊंगा। इसलिए हम बात करते हैं रोटेशनल क्रॉपिंग की। किसकी बात करते हैं? वी टॉक ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है इस साल मैंने सपोज पोटैटो उगा दिया, नेक्स्ट मैंने मस्टर्ड उगा दिया, इसके साथ किसी तरह की कोई पल्सेस, और मस्टर्ड इसके साथ किसी तरह का कोई, लेट्स सपोज वाटरमेलन। अब आपने खरीफ, ज़ैद, राबी क्रॉप्स के बारे में सुना होगा ऑलरेडी, ठीक है? उस बेसिस पर भी हम क्रॉप को रोटेट करते हैं। इसके साथ मल्टीपल क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग की जो टेक्निक है वो भी हम लोगों ने अपनाई, ठीक है? मल्टी क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, इस तरह की जो टेक्निक्स हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो भूमि का टुकड़ा है, दिस लैंड ऑफ माइन, इसमें मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाई, लेट्स से वीट, यहाँ पर मैंने कोई पल्स उगाई, ठीक है? मूंग, वीट, मूंग, अगेन वीट, देन मूंग, वीट, मूंग। दिस इज नोन एज इंटर क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं इस चीज को? वी कॉल इट इंटर क्रॉपिंग। यही होता है इंटर क्रॉपिंग, ठीक है? मल्टी क्रॉपिंग, कई सारी क्रॉप्स एक साथ लगाई जाती है। मल्टी फार्मिंग होती है जिसमें हम क्रॉपिंग के साथ साथ लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी करते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हम अपनाते हैं ताकि फर्टिलिटी बढ़े, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पैसा जो जनरेट हो रहा है वैल्यू से, वैल्यू आउटपुट, वो बढ़े। इन्हीं सारी चीज़ों को मिलाकर हम एक टर्म दे देते हैं एंड दैट टर्म इज नोन एज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। वी कॉल इट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कि जिसमें हमने अपनी जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं, जो एग्रीकल्चर है, उसे डाइवर्सिफाई कर दिया है। बहुत अनेकों विभागों में, अनेकों इकाइयों में हमने उसे विभाजित कर दिया है। दैट इज नोन एज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पर जो यूनियन बजट है, ओके, यूनियन बजट की बात करी जाए, यूनियन बजट 2026-27, यूनियन बजट 2026-27 इसी चीज की बात करता है, टॉक्स ऑफ द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है। और किस तरह की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करी जाती है? यहां पर बात करी गई है हाई वैल्यू क्रॉप्स की, हाई वैल्यू क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जिनका हाई वैल्यू आउटकम है, जिनसे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, तो उन्हीं क्रॉप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो की टेक अवेज हैं, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड की टेक अवेज। जो यूनियन बजट में की टेक अवेज हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सबसे पहली चीज, इंडिया इज सेकंड इन द कोकोनट कल्टीवेशन। इंडिया stands second in coconut cultivation.
सेकंड, द्वितीय स्तर पर है, सेकंड इन वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड इन कोकोनट प्रोडक्शन। अब ये पॉइंटर्स आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दीज पॉइंटर्स बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। जब ये चीज़ें आप लिखेंगे और इसके आगे मिनिस्ट्री का ऑथेंटिक सपोर्ट देंगे, इस मिनिस्ट्री ने कहा है दैट इंडिया स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड इन द कोकोनट प्रोडक्शन, तो ये आपको एक्स्ट्रा वैल्यू, एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने वाला है इन मेंस, ठीक है। और इस साल के एग्जाम में आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें ये डेटा पुट ऑन कर सकते हैं। 110% आई एम सेइंग इट, ठीक है। सेकंड है एस पर, ये एस पर FAO स्टैट, FAO का जो स्टैट आता है उसके स्टैट्स के अकॉर्डिंग, ओके, FAO स्टैट 2024 के तहत इंडिया जो है कोकोनट प्रोडक्शन में सेकंड आता है यहाँ पर। और इस कोकोनट प्रोडक्शन की वजह से, अकॉर्डिंग ड्यू टू दिस कोकोनट प्रोडक्शन, this coconut production supports 30 million people, supports livelihood of 30 million people and most of them are farmers। 30 मिलियन लोगों की, 30 मिलियन लोगों की यहाँ पर जीविका को सपोर्ट करता है दिस कोकोनट प्रोडक्शन। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, याद रखेंगे। इंक्लूडिंग 10 मिलियन फार्मर्स, इंक्लूडिंग 10 मिलियन फार्मर्स, 10 मिलियन फार्मर्स को इंक्लूड करके यहाँ पर इंडिया जो है क्या, कहाँ है, सेकंड है पूरे विश्व में। विश्व स्तर पर भारत द्वितीय स्थान पर है। इट स्टैंड्स सेकंड इन पोजीशन इन कोकोनट प्रोडक्शन। जो कोकोनट, नारियल का प्रोडक्शन होता है उसमें सेकंड आ रहा है एज पर FAO स्टैट 2024। और दिस कोकोनट प्रोडक्शन, ये जो कोकोनट की प्रोडक्शन है ये सपोर्ट करती है 30 मिलियन पीपल के लाइवलीहुड को, जीविका को, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? एम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज दिस कोकोनट प्रोडक्शन विच इज द फर्स्ट इन वर्ल्ड ऑफ इंडिया, सपोर्ट्स 30 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग 10 मिलियन फार्मर्स, जिसमें 10 मिलियन फार्मर्स ही हैं। और भारत जो है कृषि प्रधान राष्ट्र है। कृषि प्रधान राष्ट्र में 10 मिलियन फार्मर्स को सपोर्ट करने वाला कोकोनट प्रोडक्शन है। दिस इज द फर्स्ट की टेक अवे। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं, सेकंड की टेक अवे को देखते हैं। व्हाट इज द सेकंड की टेक अवे? सेकंड की टेक अवे की बात करी जाए तो कैश्यू एक्सपोर्ट, ठीक है, इंडियाज कैश्यू एक्सपोर्ट। कैश्यू, कोकोनट में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कोकोनट एक्सपोर्ट स्टूड एट, जो वैल्यू आई है स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अराउंड 369 USD मिलियन। ओके, US डॉलर मिलियन में आई है ये, USD मिलियन 2024-25 और इसके साथ ही दिस इज कैश्यू। नेक्स्ट इज कोकोआ। कोकोआ एक्सपोर्ट्स रीच्ड, जिस संख्या पे रीच करे हैं दैट इज 295 अराउंड। दीज आर अप्रोक्सीमेट फिगर, US डॉलर मिलियन। यू कैन कोट दैम डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन। आप अपने आंसर राइटिंग में इन्हें डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। जो कैश्यू एक्सपोर्ट है, जो कैश्यू का एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ, वो 2024 में FAO स्टैट के अकॉर्डिंग 369 US डॉलर मिलियन पे एक्सपोर्ट रहा। और जबकि कोकोआ एक्सपोर्ट, कोकोआ से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके एक्सपोर्ट्स को 295 US मिलियन डॉलर्स में यहाँ पर उसकी वैल्यू रही, ठीक है। दीज आर स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स की बात करी जा रही है, ठीक है।
150 million agar trees, agarwood trees estimation as of जनवरी 2026 2026 तक का जो डेटा आया है, उस डेटा में हमारे पास अगरवुड ट्री जो है, दिस इज यूज्ड इन एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगरवुड ट्री। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादातर उगाया जाता है, मतलब इसकी जो पैदावार होती है इट इज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मोस्टली। तो 150 मिलियन अगरवुड ट्रीज एस्टिमेट करे गए हैं। 150 मिलियन ट्रीज हैं इंडिया के पास एज पर FAO स्टैट टिल जनवरी 2026, जनवरी 2026 तक का ये डेटा है, और ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वॉलनट का। नेक्स्ट इज वॉलनट। वॉलनट एज यू ऑल नो, जिसे हम अखरोट बोलते हैं, इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू हुई है, एक्सपोर्ट वैल्यूड एट 7.80 USD मिलियन, 7.80 USD मिलियन। ठीक है, इन द सेम फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25 जो वॉलनट एक्सपोर्ट हुए हैं, ये एक ऑथेंटिक डेटा है। यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से मार्केट्स जो हैं वो ज़्यादातर इंडिया ने ऑक्यूपाई किए वॉलनट में। तो जिन मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं, UAE है, यूनाइटेड अरब एमिराट्स है, टर्की है, इराक, सिंगापुर, अल्जीरिया, इसके बाद कतर, भूटान, कुवैत, सेशेल्स, नाइजीरिया। इनके नाम जो हैं आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। दे विल गिव यू ऑप्शन कि वॉलनट एक्सपोर्ट में किस कंट्री के साथ इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, इंडिया का प्राइम मार्केट कौन सा है। तो यह क्वेश्चन कुछ भी फॉर्म हो सकता है, यूनियन बजट के अकॉर्डिंग, FAO सेट के अकॉर्डिंग, वट एवर रिसेंटली इन न्यूज़ क्वेश्चन आ सकता है। इन कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं। एलिमिनेशन से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एलिमिनेशन कब वर्क करेगा? जब आपको इन कंट्रीज के नाम स्पेसिफिकली याद होंगे। UAE, टर्की, इराक, सिंगापुर, अल्जीरिया, कतर, भूटान, कुवैत, सेशेल्स, नाइजीरिया। बाय हार्ट याद नहीं करने हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि इन जो देश हैं यहाँ पर वॉलनट एक्सपोर्ट जो है वो होता है। ये पूरा यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे का इस बार का पूरा डेटा है जो हमारे सामने आया है। ठीक है, इसे याद रखेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अगर हम इसके एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन की बात करें, if we talk about the agriculture expansion, okay, this sector has grown in the past decade grown at the rate of 4.45% की रेट पर ये ग्रो किया है इन द पास्ट डिकेड। पिछले दशक में
और ये सबसे बड़ा ग्रोथ देखा गया है बाय द वे। जितने भी पिछले दशकों में जो ग्रोथ हुआ है उन दशकों के मुकाबले जो पिछले दशक में जो ग्रोथ हुआ है दैट इज 4.45%, 4.45% का जो ग्रोथ रेट देखा गया है वो सबसे बड़ा ग्रोथ रेट देखा गया है अगर हम बात करें हिस्ट्री की। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखा गया है। और इस ग्रोथ रेट में जिस एग्रीकल्चर के सब सेक्टर ने यहां पर इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है दैट इज हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर, जिसकी हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में एक कुछ मेन जो हमारे एलाइड सेक्टर्स हैं जैसे क्रॉप, जैसे वीट, पल्सेस, सीरियल्स, उनके अलावा जो हॉर्टिकल्चर है उसने सबसे बड़ा योगदान दिया है। और ये पूरा जो इस बार हम पढ़ रहे हैं वॉलनट, कैश्यू, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें हॉर्टिकल्चर के अंडर आती हैं। ठीक है, दीज ऑल कम अंडर हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें लास्ट डिकेड की, तो हॉर्टिकल्चर अलोन हैज सपोर्टेड 37% ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, जीवीओ 37% का जीवीओ दिया है इन कंपैरिजन टू अदर क्रॉप्स। जो हमारा सीरियल्स और पल्सेस है जिसमें वीट, ज्वार, बाजरा ये या पल्सेस आ जाती हैं, ठीक है, उसमें उसके अलावा जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, अकेले हॉर्टिकल्चर सेक्टर ने 37% जीवीओ दिया है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके हमको दिया है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर ने दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसी में बात करें कि जो 37% है जीवीओ, ओके, दिस 37% जीवीओ की बात करी जाए तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस एंटायर 37%। अगर इस एंटायर 37% की मैं बात करूं देन 117.65 मिलियन टन्स ऑफ फ्रूट्स, मिलियन टन्स ऑफ फ्रूट्स, फल, ठीक है। इसके अलावा यहां पर 217.80 मिलियन टन्स ऑफ वेजिटेबल्स, मिलियन टन्स ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। इन वेजिटेबल्स की बात करी गई है 35.29 मिलियन टन्स ऑफ अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये डेटा हमारे पास सामने आया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे। ये पूरा जो डेटा है ये आपको याद रखना है। इसी के साथ इंडिया जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और पोटैटो के कल्टीवेशन में, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है। ओके, इंडिया, let's erase it. India stands world's largest producer. World's largest producer, okay, of onions and shallots. अनियंस और शैलेट्स में इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे रहा है। एंड सेकंड, इंडिया रैंक्स सेकंड वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में द्वितीय स्थान पर आया है वर्ल्ड वाइड इन द प्रोडक्शन ऑफ vegetables, fruits and potatoes.
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पोटैटोज, इनमें सेकंड आया है। सो दीज टू इंपॉर्टेंट जो लाइन है ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट नंबर पे आया है इंडिया शैलेट्स और अनियंस के प्रोडक्शन में, सेकंड नंबर पे है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पोटैटोज। मैंने बहुत सारे टॉपर्स की आंसर कॉपीज एनालाइज की हैं, ठीक है। जीएस पेपर 3 अगर आप देखेंगे, जीएस पेपर 3 जो है जिसमें हमारा एग्रीकल्चर पूछा जाता है, उस एग्रीकल्चर के पेपर में कई सारे टॉपर्स ने यही लाइंस लिखी हैं अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में। दे हैव कोटेड दीज डेटा, एग्जैक्टली यही डेटा अपने आंसर्स में, जीएस 3 के आंसर्स में कोट किया है टॉपर्स ने, ठीक है। इंडिया रैंक सेकंड वर्ल्ड वाइड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पोटैटोज। इंडिया स्टैंड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अनियन एंड शैलेट्स। इस तरह से वो इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये जो लाइंस है ना, ये आपको वर्बेटिम याद होनी चाहिए, एज इट इज याद होनी चाहिए टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। टॉपर्स की आंसर राइटिंग, आंसर कॉपीज में ये ऐसे ही डेटा पेश किया जाता है। इट इज एग्जैक्टली रिटन लाइक दिस, ठीक है। अगर हम रीजनल डिवीजन की बात करें, रीजनल जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करी जाए, अगर यहां पर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, यहां से प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंटली याद करेंगे कि कौन सी चीज कहां हो रही है। कोस्टल एरियाज, कोस्टल रीजन्स में कुछ क्रॉप्स देखी गई हैं यहां पर, ठीक है। कोस्टल रीजन्स की मैं बात करूं यहां पर, तो कोकोनट सबसे इंपॉर्टेंट, कोकोनट ये आपको एज इट इज याद रखना है। कोस्टल रीजन में कोकोनट, कोकोनट के बाद सैंडलवुड, ये यूनियन बजट 2026 का डेटा है, ठीक है। सैंडलवुड, इसके अलावा कोकोआ एंड कैश्यू, कोकोआ एंड कैश्यू, ये हैं आपके कोस्टल रीजन्स के क्रॉप्स जो इंपॉर्टेंट हैं। कोस्टल रीजन्स के क्रॉप्स हैं जो कि बजट में लिखे गए हैं। यहां पर स्पेसिफिक एक एम्फेसिस दिया गया है यूनियन बजट 2026 में कि कोस्टल रीजन में हमें कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ और कैश्यू की जो प्रोडक्शन है उसको एनहेंस करना है, ठीक है। इसके साथ आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर रीजन। इसके बाद हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिक्स स्केड्यूल में कौन सी स्टेट्स आती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेट्स ट्राई हाउ मच स्ट्रांग योर पॉलिटी इज। अगरवुड कल्टीवेशन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगरवुड कल्टीवेशन, ठीक है। दिस की रिमेंबर दीज थिंग्स, ये की पॉइंटर्स हैं, इन्हें याद रखेंगे जब तक आप कमेंट सेक्शन में ये चीज बताइए, ठीक है। हिली एरियाज, हिली एरियाज में बात करी जाए तो आमंड्स, वॉलनट्स, पाइन नट्स, इनकी बात करी गई है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोस्टल डिवीजन, जो रीजनल डिवीजन यूनियन बजट में पेश किया गया है वो इसी तरह से पेश किया गया है। ये आप टेबुलर फॉर्म में अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। या फिर आप इस, अगर प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यू शुड रिमेंबर दिस टेबल। ये टेबल आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। कोस्टल रीजन में यूनियन बजट 2026 किस चीज की, किन क्रॉप्स को फोकस करता है? कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ, कैश्यू।
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम अगरवुड कल्टीवेशन पर ध्यान देते हैं, हिली एरियाज में आमंड्स, वॉलनट्स और पाइन नट्स पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। यू कैन आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस ऑल डेटा इज फ्रॉम द यूनियन बजट। इस साल का यूनियन बजट जो है 2026 का, उससे डिराइव किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस वॉज वेरी सिंपल, आपको समझ में आया होगा। हाई वैल्यू क्रॉप्स कौन सी हो सकती हैं, ये एक और पोटेंशियल क्वेश्चन है। हाई वैल्यू क्रॉप्स जो हैं वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं जो कि हमें ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे सीरियल्स और सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, उनसे ज़्यादा नेट रेवेन्यू जनरेट करती हैं, नेट आउटपुट जो जनरेट करती है वो हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। इन केस आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। नहीं, एक बार में नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, पूरा वीडियो एक बार देखिए, बट सी इट एंड अंडरस्टैंड इट। कोई भी तरह का प्रश्न है, शंका है, देन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। होप आपको ये पूरा जो हमारा बजट का सेशन था, जो कि इस बार के प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको समझ में आया हो। स्टे कनेक्टेड फॉर दीज अपडेट्स। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।